हेलो एवरीवन, दिस इज धीरज गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी एंड योर चैनल। तो आज मैं आप सबको क्लास 10 के फिजिक्स के बारे में बताऊंगा और ये फिजिक्स के सेकंड चैप्टर है। प्रकाश के अपवर्तन के बारे में आज जानेंगे। तो प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पिछले क्लास में बहुत बता चुके हैं कि लेंस क्या है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं, उसमें प्रतिबिंब किस प्रकार के बनते हैं। साथ में ये भी जान चुके हैं कि लेंस का उपयोग किन किन कार्यों में करते हैं हम लोग। आज जानते हैं लेंस चैप्टर से ही, यानी प्रकाश के अपवर्तन के बारे में ही कुछ महत्वपूर्ण बातें जो है। ये कांच की आयताकार सिल्ली में प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार से होता है। माध्यम परिवर्तन तो होते ही है। तो कांच की आयताकार सिल्ली में क्या होगा, वायु से कांच में जाएंगे, कांच से फिर वापस वायु में आएंगे। तो प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार के से होते हैं उसके बारे में जानना है, यानी लेटरल डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानेंगे। साथ में पार्श्विक विस्थापन कैसे होता है उसी घटना में। कांच की आयताकार सिल्ली से जब प्रकाश की किरणें गुजरती है तो पार्श्विक विस्थापन कैसे होता है उसको समझेंगे। साथ में आज जानना है लेंस की क्षमता के बारे में। लेंस की क्षमता क्या है, पावर ऑफ लेंस के विषय में जान देंगे। तो लेंस का पावर आप जानते होंगे अच्छी तरह से कि जब किसी व्यक्ति को दृष्टि दोष हो जाता है तो डॉक्टर उसे अलग अलग पावर के लेंस देते हैं। तो अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग पावर के लेंस लगते हैं। तो ये लेंस आखिर क्या है, पावर, उसके बारे में आज जानते हैं। ठीक है, साथ में आज जानेंगे लेंस का आवर्धन क्या है, लेंस में आवर्धन कैसे निकालते हैं। पिछले चैप्टर में पढ़ चुके थे प्रकाश के परावर्तन में कि किस तरह से दर्पण का आवर्धन ज्ञात करते हैं, दर्पण में आवर्धन कैसे ज्ञात करते थे, प्रतिबिंब और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात करके। ठीक है, तो आज इनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले कांच के आयताकार सिल्ली में देखेंगे कैसे होता है अपवर्तन। तो अब देखते हैं कांच के आयताकार सिल्ली में किस तरह से अपवर्तन होता है। उसके पहले मैं बता देना चाहता हूं, जो स्टूडेंट पहले दिन फर्स्ट डे क्लास कर रहे हैं, ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उनको नेक्स्ट क्लास के वीडियो रेगुलर मिलता रहे। ठीक है, तो देखते हैं कांच के आयताकार सिल्ली में किस तरह से होता है प्रकाश का अपवर्तन। सबसे पहले एक कांच की आयताकार सिल्ली बनाएंगे। एक कांच की आयताकार सिल्ली बना लेना इस तरह से। एक आयत की रचना कर लेंगे, अन्य भागों को दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और इसमें अब करना क्या है, एक आपतित किरण लेंगे। तो आपतित किरण लेने से पहले एक अभिलंब की रचना कर देते हैं। और ये आपतित किरण लेना है, तिरछी किरण लेना है। कभी भी आपतित किरण यदि अभिलंब से लेंगे तो सीधी गुजर जाएगी, बिना अपवर्तन के ही गुजर जाती है। लेकिन यहां लेना क्या है, एक तो आपतित किरण लेंगे जो कि बिल्कुल अभिलंब पर आकर के स्पर्श करें, जहां माध्यम परिवर्तन हो रहा है उस पॉइंट पर। ये कांच की आयताकार सिल्ली है, ये कांच हो गया, और इधर वायु है, फिर नीचे भी वायु है। तो माध्यम परिवर्तन, ये विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है, फिर ये विरल, ये हो गया विरल, और ये सघन है, और पुनः ये विरल आ गया। पिछले क्लास में बता चुके हैं किस तरह से अपवर्तन की घटना होती है माध्यम परिवर्तन के साथ। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो प्रकाश किरणें अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, और जब सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो अब ये इसके जाने का मार्ग क्या है, इसके जाने का मार्ग ये बनता है। लेकिन अब होगा क्या, इसमें मुड़ने की घटना होगी। तो मुड़ने की घटना के कारण ये किरणें इस तरह से आ गई और इस तरह से गुजरती है, अगले अक्ष तक पहुंचती है। फिर अगले अक्ष पे जहां स्पर्श करती है वहां भी एक अभिलंब की रचना कर डालेंगे। और इसमें अब अभिलंब की रचना किए, साथ में अब देखना यह है कि इसमें भी अपवर्तन की घटना यहां भी होगी। यह है कांच, इधर है वायु। तो सघन माध्यम से आना है किधर, विरल माध्यम में। सघन माध्यम से विरल माध्यम में आने पर अभिलंब से दूर हट जाती है, तो प्रकाश किरणें फिर एक बार विचलित हो रही है, और इस तरह से। अब यदि हम इस प्रकाश किरण को, आपतित किरण को आगे की ओर बढ़ा दें इस तरह से,
काल्पनिक रूप से आगे की ओर बढ़ा देते हैं, यदि बिना विचलन के आगे बढ़ता है, और ये किरण तो है विचलन के बाद आने वाली किरण, इसके जाने का ये मार्ग है, और इसको भी पीछे की ओर बढ़ा देते हैं, तो दिखाई दे रहा है एक पैरेलल दो रेखाएं जो है ये दोनों आपतित किरण, ये आपतित किरण है, और ये अपवर्तित किरण है लास्ट में। तो आपतित किरण और अपवर्तित किरण दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस बनता है, ये इसी को कहते हैं पार्श्विक विस्थापन। यह है पार्श्विक विस्थापन। तो पार्श्विक विस्थापन की घटना कैसे होती है? आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच की लंबवत दूरी को कहते हैं पार्श्विक विस्थापन। तो ये कांच के आयताकार सिल्ली में किस प्रकार से अपवर्तन होता है उसको जानेंगे। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, इसको आई से सूचित कर देते हैं। और इसी प्रकार से अपवर्तित किरण और यहां भी विचलन की घटना हो रही है, यहां यदि आर लेते हैं, फिर वापस ये जो आगे विचलित होने की कार्य करते हैं वो भी, यहां भी विचलन का घटना होता है। तो इधर भी होता है, R1 मार लेते हैं इसको, R से R1, ठीक है। तो देखते हैं ये कोण दोनों जो है I और R1 ये दोनों है बराबर होंगे, और इस परिस्थिति में देखते हैं ये जो समांतर रेखाएं जो बनती है आपतित और अपवर्तित किरण से, इनके बीच की दूरी को ही बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन। तो कांच के आयताकार सिल्ली में किस तरह से पार्श्विक विस्थापन होता है इसको देख रहे हैं। अब पार्श्विक विस्थापन को परिभाषित करने का कार्य करेंगे। ये जो है कांच के आयताकार सिल्ली में प्रकाश का अपवर्तन, कांच की आयताकार सिल्ली से प्रकाश का अपवर्तन। तो कांच की आयताकार सिल्ली से प्रकाश का अपवर्तन किस तरह से होता है ये पता चल गया। आई का आर हो गया, I1 यहां करते हैं, यहाँ I1 हो गया, तो यहाँ R1 हो गया। तो साइन आई बटे साइन आर बराबर एक नियतांक, प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम में अच्छी तरह से जान चुके हैं। तो अब जानते हैं पार्श्विक विस्थापन क्या है, उसको परिभाषित कर रहे हैं। पार्श्विक विस्थापन जैसा कि चित्र में बता चुके हैं, आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच की लंबवत दूरी को, लंबवत दूरी इसलिए कहते हैं क्योंकि दोनों आपतित किरण और अपवर्तित किरण दोनों जो है समांतर हो जाती है, इसलिए डिस्टेंस सभी जगह बराबर होंगे, ठीक है। बीच की लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। तो अच्छी तरह समझ गए कि पार्श्विक विस्थापन कहां होता है, कांच के आयताकार सिल्ली से होता है। अब आवर्धन के बारे में जानते हैं, लेंस का आवर्धन कैसे ज्ञात करते हैं। तो लेंस का आवर्धन मैग्निफिकेशन कैसे होता है लेंस में, वो उसको जानते हैं। मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। तो लेंस का आवर्धन
ज्ञात करने के लिए पता होगा प्रतिबिंब, जैसे दर्पण में बनाए थे, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को दर्पण का आवर्धन कहते हैं। वैसे ही परिभाषा इसमें भी करेंगे। लेंस का व्यावर्धन तो लेंस में बोल देंगे सिर्फ इतना ही। तो लेंस में प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को लेंस का आवर्धन कहते हैं। अब आवर्धन के बारे में जानेंगे, खास बातें, आवर्धन में क्या खास बातें होती है, और दर्पण में आवर्धन जो निकाले थे और लेंस के आवर्धन में क्या अंतर है। उससे पहले आवर्धन के लिए व्यंजक लिख देते हैं। एक सूत्र क्या होता है, इसे एम से सूचित करते हैं, ठीक है, स्मॉल एम, इसे एम से सूचित किया जाता है। इसके पहले दर्पण में भी पढ़े थे कि आवर्धन को वहां भी एम से सूचित करते हैं, क्योंकि मैग्निफिकेशन बोलते हैं इसको। तो एम इक्वल टू क्या होगा, अर्थात आवर्धन बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, ध्यान दें अच्छी तरह से, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई बटे वस्तु, वस्तु को बिंब भी बोला जाता है, वस्तु की ऊंचाई, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। और प्रतिबिंब को यदि h1 से सूचित करते हैं तो h1 कर देंगे, अब h हो गया। यदि h1 h2 करते हैं तो उसमें भी कर सकते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा और एक है, अब दर्पण के बारे में पता होगा, दर्पण पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। दर्पण में आवर्धन ज्ञात किए थे तो आया था -v/u, यानी प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी का ऋणात्मक मान था। यहां लेंस में क्या आता है, वही मान प्लस हो जाता है, प्लस v/u। तो लेंस में आवर्धन प्लस में आता है, प्लस v/u, और दर्पण में आवर्धन -v/u आता है। ये पॉइंट को याद रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आवर्धन किसे कहते हैं और आवर्धन के क्या व्यंजक हैं, अर्थात m इक्वल टू प्लस v/u, ये हो गया आवर्धन का व्यंजक। अब m के चिन्ह के बारे में जानते हैं। m का चिन्ह क्या दर्शाता है, m का ऋणात्मक चिन्ह क्या दर्शाता है। यदि m का चिन्ह ऋणात्मक है, माइनस है, तो क्या होगा, तो m का ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है प्रतिबिंब उल्टा बनता है, अर्थात वास्तविक बनता है। m का ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है, और उल्टा बनता है, वस्तु की अपेक्षा उल्टा। और m का चिन्ह यदि धनात्मक होगा तो जस्ट इसके अपोजिट बोल देंगे। m का धनात्मक चिन्ह, ठीक है, तो m का धनात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब आभासी बनता है। यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब आभासी अर्थात सीधा बनता है।
सीधा बनता है। आभासी प्रतिबिंब का तात्पर्य है काल्पनिक प्रतिबिंब से बनता है। तो एम के चिन्ह को देखकर अच्छी तरह से पहचान लेंगे कि क्या है, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है या सीधा। तो ये दर्पण में जैसे एम का चिन्ह को देख करके दर्शा दिए थे, वैसे लेंस में भी एम का चिन्ह को देख करके प्रतिबिंब के बारे में बता सकते हैं। अब लेंस की क्षमता के बारे में जानते हैं, पावर ऑफ लेंस क्या है। तो लेंस की क्षमता पावर ऑफ लेंस, तो लेंस की क्षमता जो है वह उसके फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। तो लेंस की फोकस दूरी, अब फोकस दूरी क्या होती है, तो लेंस के प्रकाश केंद्र से द्वितीय मुख्य फोकस के बीच की दूरी को लेंस की फोकस दूरी बोलते हैं। क्योंकि दो फोकस होते हैं, द्वितीय मुख्य फोकस की बीच की दूरी को मापना है। लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम अर्थात उल्टा को लेंस की क्षमता अर्थात पावर कहते हैं। अब लेंस की क्षमता क्या है ये तो समझ गए। लेंस की क्षमता पावर को इसको P से इंडिकेट करते हैं, और इसके लिए क्या है, क्या चीज में मापते हैं लेंस की क्षमता, तो जान ले अच्छी तरह से, इस पॉइंट को अच्छी तरह याद रखना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछे जाते हैं, ठीक है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है, तो एसआई मात्रक जो है लेंस की क्षमता का वो है प्रति मीटर, मीटर पर पावर -1, अर्थात इसको कह सकते हैं प्रति मीटर। ध्यान में रखेंगे, लेंस की क्षमता जब भी निकालना हो तो फोकस दूरी को मीटर में परिवर्तित कर लेंगे। क्वेश्चन में सेंटीमीटर में दिया रहता है फोकस दूरी, मीटर में बदलने के बाद उसको उसके पावर को निकालेंगे, ठीक है। तो लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रा क्या है, प्रति मीटर। लेकिन डॉक्टर लोग तो प्रति मीटर में किसी भी पेपर पे लिखते नहीं है। डॉक्टर जब भी किसी व्यक्ति को, दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को चश्मा लिखते हैं तो प्रति मीटर उसका लेंस का पावर नहीं लिखते हैं, वो लिखते हैं डायोप्टर अर्थात डी। तो ये व्यवसायिक मात्रक है। व्यवसायिक मात्रक क्या है, लेंस की क्षमता का ही। तो व्यवसायिक मात्रक करेंगे तो यह है डायोप्टर, डाईऑप्टर। तो डायोप्टर को डी से सूचित करते हैं, अर्थात डी। तो लेंस की क्षमता के मात्रक क्या है, प्रति मीटर और डायोप्टर दोनों हो गए इस तरह से। तो लेंस की क्षमता के मात्रक को याद रखेंगे। अब लेंस की क्षमता P इक्वल टू क्या होता है, व्यंजक क्या बनता है, तो लेंस की क्षमता P इक्वल टू होता है 1/f, ठीक है। अब एक पॉइंट पर अच्छी तरह से डिटेल समझ ले। अब किसी व्यक्ति को प्लस पावर का चश्मा लगता है, किसी को माइनस पावर का, तो प्लस पावर का चश्मा क्या दर्शाता है, उस व्यक्ति की आंख में कौन सी बीमारी है, और माइनस पावर का चश्मा क्या दिखाता है, उसके नेत्र में कौन सी बीमारी है। तो ये दर्शाता है, यदि फोकस दूरी अच्छी तरह से पता होगा, फोकस दूरी क्या होता है, उत्तल लेंस का होता है प्लस और अवतल लेंस का होता है माइनस। तो प्लस मान जो यदि रहेगा तो उस व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगा है, उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस के लिए क्या हो गया, उत्तल लेंस लगा हुआ है तो उसे वो है दीर्घ दृष्टि दोष। तो यदि पावर, दो पॉइंट को समझ ले अच्छी तरह से, यदि
चश्मे यानी लेंस, या नेत्र में भी लेंस लगा दिए जाते हैं। आप लेंस की क्षमता धनात्मक यानी प्लस पावर हो तो व्यक्ति के नेत्र में दीर्घ दृष्टि दोष अर्थात दूरदृष्टि दोष होता है। यदि लेंस लगा हुआ है किसी व्यक्ति के नेत्र में या चश्मे में लेंस लगा हुआ है, उसका पावर प्लस है, तो हम लोग समझ सकते हैं उस व्यक्ति के आंख में दूर दृष्टि दोष है। दृष्टि दोष के बारे में नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, विस्तार से। अभी शॉर्टली समझ ले। और अब दूसरी बात जानते हैं, यदि ये पावर माइनस है तो क्या होगा। यदि चश्मे या लेंस की क्षमता ऋणात्मक हो तो व्यक्ति के नेत्र में निकट दृष्टि दोष होता है। क्योंकि निकट दृष्टि दोष होता है, क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उसके नेत्र में लगा हुआ जो या चश्मे में लगा हुआ लेंस जो है अवतल लेंस है। तो प्लस पावर क्या दर्शाता है, प्लस पावर उत्तल लेंस को दर्शाता है और माइनस पावर अवतल लेंस को दर्शाता है। इस तरह से ये लेंस की क्षमता हो गई। तो लेंस की क्षमता के बारे में समझ गया। ये थे क्लास 10 के फिजिक्स के चैप्टर 2 प्रकाश का अपवर्तन के बारे में, और इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को इसको आज बता रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं इस चैप्टर के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके, ठीक है। थैंक यू।